गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो BA थर्ड ईयर का है। टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पुनर्जागरण का अर्थ बताते हुए उसके कारण एवं क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, या परिणाम हुए, क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पुनर्जागरण है क्या, ठीक है। पुनर्जागरण देखा जाए तो विश्व में यूरोप में हुआ था और एक पुनर्जागरण हमारे भारत में भी हुआ था। ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी में भारत में भी हुआ था, लेकिन दोनों में अंतर है। ये भारत का है, ये यूरोप का पुनर्जागरण। कहाँ का है? यूरोप का। यूरोप में पुनर्जागरण, लेकिन पुनर्जागरण हो उससे पहले की जो स्थिति वो मैं बताता हूँ आपको कि पुनर्जागरण से पहले मध्य युग चलता था और मध्य युग में सामंती प्रथा का बोलबाला, अधिक से अधिक सामंती प्रथा का बोलबाला, ठीक है। इस युग को, जो यह युग था, जो 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य का युग, इसलिए इसको ये मध्य युग कहते हैं। लेकिन इस युग में सर्वत्र बौद्धिक जागरण बिल्कुल नहीं था। अंधकार में युग कहते हैं इसको। कौन सा युग कहते हैं? अंधकार में युग कहते हैं इसको, यानी कि बौद्धिक जागृति बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सभी जो थे पोप के अंडर में आते थे। सामंती प्रथा का अधिक से अधिक वर्चस्व था, सामंतों का वर्चस्व था, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ठीक है। पुनर्जागरण शब्द फ्रेंच भाषा से बना है। वह शब्द है रेनेसा। शब्द क्या है? रेनेसा। और रेनेसा का अर्थ है यहाँ पे फिर से जागना, पुनर्जीवन और पुनर्जन्म। दोबारा देख लो, फ्रेंच भाषा का शब्द ही, फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेसा और रेनेसा का अर्थ है फिर से जागना, पुनर्जीवन और पुनर्जन्म, ठीक है। तो ये तो है पुनर्जागरण का अर्थ। लेकिन पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इटली का इतिहासकार था, लेखक था, उसका नाम था वैसाली। क्या नाम था? वैसाली। और सबसे पहले पुनर्जागरण जिस देश में हुआ वो भी इटली ही था। सबसे पहले इटली में ही हुआ था। अब देखो, कई इतिहासकारों ने पुनर्जागरण की परिभाषा दी है और इसको एक तरह से बौद्धिक जागृति, बौद्धिक चेतना बताया है इसको, ठीक है। यानी कि मनुष्य के जो विकास हुआ, आदमी का जो विकास हुआ, यूरोप में जो जिन लोगों का विकास हुआ है उसमें यह था कि बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा, यानी कि उसके जागृति हुई वो बुद्धि के कारण ही हुई, यानी अपने बौद्धिक विकास के उन्होंने विकसित। अब देखो, पुनर्जागरण का अर्थ बताइए, अर्थ बता दिया है, ठीक है। अब कारण, पुनर्जागरण के क्या होने के क्या कारण थे कि पुनर्जागरण की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो उनमें देखेंगे। सबसे पहला कारण है धर्म युद्ध। सबसे पहला कारण क्या है? धर्म युद्ध। और इनको क्रूसेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूसेड भी कहते हैं। क्रूसेड, ये जो धर्म युद्ध थे ये मुसलमानों, यानी वो इस्लाम और ईसाइयों में, ध्यान रखना, मुसलमान या इस्लाम प्लस ईसाई धर्म में लड़े गए थे। ये दोनों युद्ध, दोनों धर्मों में युद्ध हुए थे। और किस लिए हुए थे? ईसाई धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल था जेरूसलम। जेरूसलम को लेकर दोनों धर्मों में युद्ध हुए थे। दोनों इन वंशों में युद्ध हुए थे, इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म के लोगों, जिसमें इस्लाम की विजय हुई थी और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1453 ईस्वी में ये युद्ध हुए थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ध्यान रखना। लेकिन ये धर्म युद्ध चले थे 1096 से 1279 ईस्वी के बीच, यानी कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य में धर्म युद्ध चले। 2 शताब्दियों तक ये धर्म युद्ध चलते रहे, ठीक है। इसमें तुर्कों की विजय हुई 1453 में, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों को अधिकार हो गया, ईसाइयों की पराजय हुई। फिर दूसरा कारण था इसका छापे खाने का आविष्कार। छापे खाना है एक तरह से प्रेस था, टाइप मशीन जिसे बोलते हैं। और 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया जोहानेस गुटेनबर्ग ने। इसका आविष्कार किया टाइप मशीन का, जो वर्तमान में हम प्रेस भी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे प्रेस का ही रूप मान लेंगे इसको, ठीक है। जोहानेस गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया, जिससे क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में और बौद्धिक क्षेत्र में क्रांति हुई, ठीक है। उसके अधिक से अधिक किताबें छपने लगी, कागज का आविष्कार हुआ, ठीक है। इसके बाद मुद्रण का आविष्कार, मुद्रण को एक तरह से सबसे अधिक महत्व दिया गया इस युग में। मुद्रण, छापाखाना जिसे बोलते हैं।
फिर उसके बाद आ जाता है भौगोलिक खोजें। तीसरा कारण क्या है? भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू एक नाविक था, उसने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर की खोज की। सबसे पहले क्या किया? 1486 में बार्थोलोम्यू ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर की खोज की। लेकिन ध्यान रखना, जो नाविकों को बढ़ावा दिया गया, यात्राओं को बढ़ावा दिया गया, एक पुर्तगाल का राजकुमार था, हेनरी द नेविगेटर। इसको पुर्तगाल का राजकुमार कहते हैं और ये नाविकों का राजकुमार भी कहलाता है। इसने सबसे पहले यात्राओं को बढ़ावा दिया, ये पुर्तगाल का था। फिर उसके बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस, आप जानते हो कहाँ पहुंचा? अमेरिका। खोज करने पहुंचा था भारत की, लेकिन गलती से कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। वहां के लोगों को देखकर उन्होंने कोलंबस ने उनको रेड इंडियंस कहा। क्या कहा? रेड इंडियंस का 1492। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई इसने खोज किसकी कर दी है। ठीक है, वो सोच रहा इंडिया है, लेकिन गलती से वो पहुंच गया अमेरिका। फिर उसके बाद 1498 वास्को डी गामा भारत आया। आप जानते हो भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया और जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया। 1519 ईस्वी में मैगलन नामक एक नाविक ने पूरी पृथ्वी का चक्कर काटा, यानी यात्रा की पूरी पृथ्वी का चक्कर काटा मैगलन ने। ठीक है, इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने नए नए देशों की खोज की। ठीक है, व्यापारिक मार्ग खोजे। ठीक है, उसके बाद आया था मंगोलों का योगदान। चौथा कारण जो था वो मंगोलों का योगदान था। मंगोल एक लड़ाकू जाति थी। ठीक है, और इनके संपर्क में, मंगोलों के संपर्क में आने पर ही यूरोपीय लोगों को कागज का, मुद्रण का, कुतुबनुमा, दिशासूचक यंत्र बोलते हैं कुतुबनुमा को। ठीक है, बारूद का जानकारी मिली। किससे जानकारी मिली? मंगोलों से। किनको जानकारी मिली? यूरोपीय लोगों को। ठीक है, यानी कि अरब से जानकारी मिली। किनको? यूरोपीय लोगों। ठीक है, किसकी जानकारी मिली? कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा, बारूद की जानकारी मिली। इसी दौरान 13वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1272 ईस्वी के आसपास, मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में पहुंचा। इसका भव्य दरबार था। इसके दरबार में देश विदेश के बहुत से विद्वान विराजित रहते थे। इसके दरबार में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। तो इस कुबलाई खां के दरबार में जो विद्वान थे उनके संपर्क में आया कौन? मार्को पोलो। और इसने अपनी कृति में जाकर इसका विवरण दिया, इसके भव्य दरबार का विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, ये तो थे कारण। पहला कारण धर्मयुद्ध, छापेखाने का आविष्कार हो गया, भौगोलिक खोजें हो गई, मंगोलों का योगदान हो गया। ठीक है, तो इनके कारण ही धीरे धीरे मानव की बौद्धिक प्रगति हुई और इसने पुनर्जागरण को बल प्रदान किया। ठीक है, नए नए आविष्कार हुए। ठीक है, अब क्या हुआ कि पुनर्जागरण के कारण तो हो गए, लेकिन इसके परिणाम या प्रभाव क्या पड़े विश्व पर? तो कैसे, किस किस क्षेत्र में इसके प्रभाव या परिणाम पड़े? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जब धर्म युद्ध हुए, कुस्तुनतुनिया और जेरूसलम से लोग निकलकर इटली में आए, इटली के फ्लोरेंस नगर में आकर रहने लगे। जितने भी विद्वान लोग थे अपने अपने पांडुलिपियां लेकर, अपने अपने जो भी साहित्यिक सामग्री थी वो लेकर के कहाँ आ गए? इटली में आ गए। और इटली में आकर के, इटली के फ्लोरेंस नगर में आकर के इन्होंने अपनी कृति के द्वारा लोगों में जागृति उत्पन्न की। जैसे दांते की कृति का नाम था डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, इसमें उसने वहाँ के जो क्षेत्र था, जो वहाँ की कमजोरियाँ थी, उनके बारे में इसने उजागर किया। ठीक है, चर्च की निंदा की, इसमें पोप की निंदा की। पेट्रोक को मानववाद का पिता भी कहा जाता है। इसने सानेटस नामक कृति लिखी। फिर उसके बाद बुकोशी आ जाता है, उसने डेकामोरन की कृति लिखी। इसको इंपॉर्टेंट मैडम 20 शब्दों में आ सकते हैं क्वेश्चन। बुकाशी की कृति का क्या नाम है? डेकामोरन। और 20 शब्दों में ऐसे पूछ सकते हैं कि मानववाद का पिता किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पेट्रोक को। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी 20 शब्दों में पूछा हुआ है कि ये दांते की कृति का नाम क्या है, या डिवाइन कॉमेडी किसकी कृति है? तो दांते की कृति है। चौसर अंग्रेजी साहित्य का पिता कहलाता है। अंग्रेजी साहित्य का पिता कहलाता है कौन? चौसर। इसने भी एक कृति लिखी, सॉनेट। क्या नाम लिखी इसमें? सॉनेट। फिर आ जाता है टॉमस मूर की कृति को भी पूछा हुआ है। ये जैसे फर्स्ट ग्रेड और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये टॉमस मूर के बारे में पूछा हुआ है कि यूटोपिया किसकी कृति है? टॉमस मूर की कृति है। शेक्सपियर किया, हर उसमें पूछता है कंपटीशन में, शेक्सपियर की कृति का नाम क्या है? जैसे कि शेक्सपियर की कई क्या है, रोमियो जूलियट है, ओथेलो है, हेमलेट है, मैकबेथ है। ये कृतियां हैं शेक्सपियर की। इन कृतियों से यूरोप में बौद्धिक जागृति फैली। उसके बाद आ जाता है चित्रकला।
चित्रकला का पिता, सॉरी जन्मदाता जिसे कहते हैं वो है जियोटो। जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो 20 शब्दों में पिछले साल ही आया है, लियोनार्डो विंची की 2 कृतियों के नाम लिखो। लियोनार्डो विंची की 2 कृतियों के नाम लिखो। तो चित्रकला के नाम चित्र बनाए थे इन्होंने, तो एक तो मोनालिसा थी और एक थी लास्ट सफर। ठीक है, द लास्ट सफर। उसके बाद आ जाता है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की जो चित्र था उसका नाम था लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय। क्या नाम था? लास्ट जजमेंट। और जो भगवान यीशु थे या ईसा मसीह थे, उनकी माता थी मैडोना, उनकी जो कृति यानी चित्र बनाया वो राफेल ने बनाया। किन्होंने बनाया था? राफेल ने बनाया था। तो माता का नाम क्या था? मैडोना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 शब्दों में आपको पूछ सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 शब्दों में पूछ सकते हैं आपको। जियोटो अंग्रेजी चित्रकला का जन्मदाता था, ठीक है, पिता कहलाता था। माइकल एंजेलो ने लास्ट जजमेंट लिखा। लियोनार्डो विंची की 2 कृति मोनालिसा और द लास्ट सफर है। राफेल ने मैडोना नामक चित्र बनाया। इसके बाद आ जाता है जो तीसरा परिणाम है वो प्रभाव है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण। तो जैसे पहले क्या था, गोथिक शैली का प्रयोग होता था, पुरानी शैली थी गोथिक शैली, उसका प्रयोग होता था किन में? गिरजाघरों में, चर्च में, प्रासाद यानी महलों में, पुस्तकालयों में। लेकिन धीरे धीरे एक नवीन शैली का आविष्कार हुआ और नवीन शैली के तहत फिर धीरे धीरे क्या बने? गिरजाघर भी उस शैली के अंतर्गत बने, चर्च भी बने, महल भी बने, प्रासाद भी बने, पुस्तकालय भी उस नवीन शैली में बने। फिर आ जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, अंतिम जो है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। विज्ञान में कैसे प्रभाव पड़ा? देखो, तो विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक हुए, जैसे टोलोमी हुए, कोपरनिकस हुए, गैलीलियो हुए, न्यूटन हुआ। देखो टोलोमी ने कहा था, सबसे पहले टोलोमी ने कहा और टोलोमी की बात को ही पोप ने स्वीकार कर लिया और उसको ही सत्य मान लिया। टोलोमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी अर्थात पृथ्वी विश्व का केंद्र है और सारे ग्रह उपग्रह इसके चक्कर काटते हैं। ये किसने कहा? टोलोमी ने कहा, इसके चक्कर काटते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा? टोलोमी ने। और जितने भी ग्रह हैं जो पृथ्वी के चक्कर काटते हैं, ये किसने कहा? टोलोमी ने। लेकिन इसके सिद्धांत का खंडन किया किसने? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। हमारे जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या है? सूर्य है। ठीक है, कोपरनिकस ने इसके सिद्धांत का खंडन किया। उसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे हम ग्रह नक्षत्रों की जानकारी ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। न्यूटन ने, आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, जहाँ सेब गिरता है उसके ऊपर आके सर पे गिरता है, तो वो क्या, उसने सोचा कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों है, तो इससे क्या हुआ, उसके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया न्यूटन ने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसमें अधिक से अधिक 20 शब्दों के भी आपके बनेंगे, 50 शब्दों को भी बनता है, और 400 शब्दों का मैंने आपको बता दिया है पूरा। अच्छे से याद कर लो, बढ़िया से डायग्राम बना के पढ़ो, अच्छी तरह से याद हो आपको। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।